नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं, जैसे आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो गया, पीईटी का एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NFHS 5 की जो नेशनल रिपोर्ट प्रकाशित की गई है इसके बारे में। इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसको हम बोलते हैं। इसमें जो है 2019 से लेके 2021 तक का डेटा सम्मिलित किया गया है। एकदम लेटेस्ट, एकदम नवीनतम रिपोर्ट यह प्रकाशित की गई है। मई 2022 में एकदम यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, मई 2022 में। और इसमें आपको 2019 से लेके 2021 के मध्य का डेटा देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया। तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, इन्हीं के द्वारा गुजरात के वडोदरा में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में, जो ये आप याद रखिए कहाँ पर, तो गुजरात के वडोदरा में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 के 5वें दौर की रिपोर्ट को जारी किया गया। तो पहला वाला जो यहाँ पे दिया गया है इसको तो कम से कम आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बाकी के जो पॉइंट मैंने यहाँ पे सेकंड वाले और थर्ड वाले यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, वे इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनको आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि यह रिपोर्ट किन किन चीज़ों के बारे में बताती है, इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई होती है। और तीसरे में आपको बताया गया है ये नए जो आयाम जोड़े गए हैं NFHS 5 में, जो नए आयाम जोड़े गए हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो वीडियो को पॉज करके इनको आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट को देखेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो आइए उनको वन वन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे TFR रेट की, टोटल फर्टिलिटी रेट की, यानी कि कुल प्रजनन दर की। तो एकदम लेटेस्ट में प्रजनन दर हो गई है यहाँ पे 2.0 हो गई है। TFR रेट का मतलब क्या होता है? प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, इसका मतलब होता है। तो वर्तमान में एकदम NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार यह 2.0 हो गया है, जो पिछले बार NFHS 4 में यह 2.2 था, यानी कि TFR रेट जो आपका है यह घटा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पिछली बार यह 4 वाले रिपोर्ट में यह था आपका 2.2 था, अब यह 5 वाले रिपोर्ट में कितना हो गया, तो 2.0 हो गया, यानी कि TFR रेट आपका कुल, यहाँ पे टोटल की हम बात कर रहे हैं तो कुल प्रजनन दर आपकी घटी है 2019 से लेकर 2021 के मध्य आपकी हो गई है 2.0। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में केवल 5 ऐसे राज्य हैं जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से ऊपर हैं, यानी कि भारत में केवल 5 ही ऐसे राज्य हैं जो हमारे प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन स्तर 2.1 है उससे ऊपर हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार हो गया, मेघालय हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और मणिपुर हो गया। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा उत्तर प्रदेश का जो TFR रेट है वो 2.35 है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर कितना है, तो 2.35 है। यह एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है जो NFHS 5 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और उच्चतम और निम्नतम प्रजनन दर वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो देश में बिहार और मेघालय में जो है प्रजनन दर सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम आपको प्रजनन दर देखने को मिलेगी। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने बात की है कुल प्रजनन दर की, TFR रेट की, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो एरिया वाइज बात कर लेते हैं TFR रेट कहाँ कहाँ पे कितना है। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण समुदाय की बात करें, तो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार यह जो TFR रेट है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2019 से लेकर 2021 में यह 2.1 बच्चे हो गए, यानी कि, और टोटल फर्टिलिटी रेट वर्तमान में 2.1 हो गई है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में यह आपकी 1.6 हो गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो आपकी 1992-93 में TFR रेट
3.7 बच्चे हुआ करती थी, वह 2019 से लेके 21 में घटकर कितनी हो गई है? तो 2.1 हो गई। तो 2019 और 21 वाला डेटा ये आप याद रखिएगा, ये एकदम लेटेस्ट का डेटा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में TFR रेट वर्तमान में 2.1 हो गया है और आपका जो है शहरी क्षेत्रों में 1.6 हो गया है TFR रेट यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल प्रजनन रेट। इसके बाद अगर हम समुदायवाद देखें, समुदायों के बारे में जाने तो पिछले 2 दशकों में सभी धार्मिक समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सभी समुदायों में जो है मुसलमानों की जो प्रजनन दर है इनमें जो है सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है इसमें यह बताया गया है। तो यहाँ पे हम TFR रेट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम देखेंगे जो अगला एरिया है जो कवर किया गया था इस NFHS 5 रिपोर्ट में, तो वो है कम उम्र में शादियाँ। तो कम उम्र में विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट देखी गई है, यानी कि कम उम्र में जो विवाह सबसे पहले होता था, ज़्यादा होता था, अब वो थोड़ा सा कम हो गया। इसमें जो है गिरावट देखने को मिली है इस रिपोर्ट में। NFHS 5 के अनुसार, यानी कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में 23.30 महिलाओं की शादी जो है 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गई है, जो पिछले रिपोर्ट के मुताबिक 26.8% से कम, यानी कि कम उम्र में शादी जो महिलाओं की पहले होती थी ज़्यादा, वह थोड़ी सी घट गई है। पहले यह रिपोर्ट में था कि 26.8% जो महिलाएं हैं उनकी कम उम्र में शादी कर दी जा रही है, यानी कि 18 वर्ष से पहले शादी कर दी जा रही है, परंतु यह डेटा अब घटकर कितना हो गया है? 23.3%। अब सिर्फ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो रही है। तो कम उम्र में शादी के मामले में जो गिरावट है वह देखने को मिली है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। इसके अलावा पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में कम उम्र में विवाह का प्रतिशत जो है 17.7 हो गया है, जो पिछले रिपोर्ट में 4 वाले रिपोर्ट में 20.3% हुआ करता था। तो पुरुषों की कम उम्र में शादी, महिलाओं की कम उम्र में शादी जो होती थी पहले ज़्यादा, अब इनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब 2019 और से लेके 21 वाली जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, यानी कि 5वीं जो रिपोर्ट है, इसमें महिलाओं कितनी % ऐसी महिलाएं हैं जिनकी 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हुई है, तो 23.3%। और ऐसे पुरुष कितने हैं जिनकी 21 वर्ष से कम उम्र में शादी हो गई, यानी कि जो कानूनी उम्र पुरुषों की शादी की रखी गई 21 वर्ष, उससे पहले कितने पुरुषों की शादी हुई है? तो 17.7% पुरुषों की शादी हुई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वीडियो को आप पॉज करके इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, इससे जो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्य कौन कौन से? तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा बाल विवाह देखने को मिलता है, कम उम्र में विवाह देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहाँ पे सबसे कम उम्र में विवाह देखने को मिलता है, यानी कि बाल विवाह के मामले में, कम उम्र में विवाह के मामले में सबसे पहले नंबर पे आपका बिहार आता है, फिर आता है पश्चिम बंगाल, यानी कि बिहार के साथ पश्चिम बंगाल कम उम्र में विवाह की उच्चतम दर वाले राज्यों में से एक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डायरेक्टली यहाँ पे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कम उम्र में विवाह के मामले में जो है नंबर 1 पे, नंबर शीर्ष पे कौन सा स्थान आता है? तो बिहार आप याद कर लीजिएगा। बिहार जो है बाल विवाह के मामले में शीर्ष पर आता है, यानी कि सब कम उम्र में विवाह जो है बिहार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं कम उम्र में विवाह की न्यूनतम दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप याद कर लीजिएगा। राज्य और यूटी दोनों मिलाकर जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु। यहाँ पे कम उम्र में विवाह की जो दर है वो काफ़ी न्यूनतम है। न्यूनतम यानी कि यहाँ पे जो है एकदम जो कानूनी उम्र है, जो कानूनी उम्र रखी गई है विवाह की, उसी के अनुसार ही मैक्सिमम शादियाँ होती हैं। बहुत ही कम मामले देखने को मिलते हैं जो कम उम्र में शादी वाले होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रख लें कि ये डेटा आप याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर जो है कम उम्र में विवाह का वो है आपका बिहार में, फिर आता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे कम उम्र में सबसे ज़्यादा शादियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की अगर हम बात करें
तो समग्र ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2015-16 में घरेलू हिंसा की घटनाएं 31.2% हुआ करती थी, जिनमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अब ये 2019-21 में 29.3% हो गई हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना है। थोड़ी सी गिरावट जो है दर्ज की गई है घरेलू हिंसा के मामले में महिलाओं के खिलाफ। अगर हम उच्चतम और न्यूनतम राज्य ऐसे देखें जहां पर घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं 48% आपकी कर्नाटक में देखी गई हैं। फिर इसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु का स्थान आता है। तो ये जो हाईलाइट मैंने आपको किया हुआ है सामने, इसको आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा है वह कर्नाटक में देखने को मिली, तथा लक्षद्वीप में सबसे कम घरेलू हिंसा देखने को मिली है 2.1%। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद संस्थागत जन्म की बात करें। संस्थागत जन्म का मतलब है अस्पताल परिषद में जो जन्म अब लिए जा रहे हैं उनका डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो समग्र ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत में इसकी जो दर है 79% से बढ़कर 89% हो गया, यानी कि जो 89% अब बर्थ होता है, जो जन्म होता है वो अस्पतालों में होता है। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है। पहले जो 79% हुआ करता था, पिछली रिपोर्ट में जो 4 वाली रिपोर्ट आपकी आई थी उसमें संस्थागत जन्म 79% हुआ करता था, अब बढ़कर 89% हो गया है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 87% जन्म संस्थानों में दिए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में 94% जो जन्म है वह संस्थानों में यानी कि अस्पतालों में दिए जा रहे हैं। अब टीकाकरण की अगर हम बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, तो NFHS4 के 62% की तुलना में 12 से 23 महीने की उम्र के 3/4 यानी कि 77% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये टीकाकरण का मामला जो है काफ़ी बढ़ा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? उम्र के अनुसार, एज के अनुसार हाइट का न बढ़ना, बौनापन की जो शिकायत होती है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पिछले 4 वर्षों में देश में जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का जो स्तर है 38% से घटकर 36% हो गया, यानी कि स्टंटिंग का जो स्तर है बच्चों में जो बौनापन देखने को मिलता था, जो पहले 38% हुआ करता था, अब इस रिपोर्ट में कितना हो गया है? घटकर 36% हो गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर हम क्षेत्रवार बात करें तो 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में 30% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 37% जो है बच्चों में स्टंटिंग देखी गई, यानी कि जो स्टंटिंग की शिकायत है, जो बच्चों में बौनापन की शिकायत है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, 37% है, और शहरी क्षेत्रों में कम है। उन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जो स्टंटिंग है वह 30% देखने को मिली है। बौनापन जो है बच्चों में 30% देखने को मिलता है शहरी क्षेत्रों में। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद मोटापा की अगर हम बात करें तो मोटापा जो है यह बढ़ा है। मोटापा की जो व्यापकता है यह पूरे राज्यों में बड़ी है, देखने को मिली है। या राज्य हो या यूटी हो, वहाँ पे मोटापा का जो स्तर है ओवरऑल बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NFHS की तुलना में 5वीं रिपोर्ट में अधिकतर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन या मोटापे की जो व्यापकता है वह बढ़ी है। और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में 21% से बढ़कर 24% जो है, मतलब बढ़कर जो है 24% मोटापा हो गया है, और पुरुषों में 19% से घटकर 23% यह मोटापा हो गया, यानी कि महिलाओं में भी और पुरुषों में भी जो मोटापा का स्तर है वह बढ़ा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कम उम्र में गर्भधारण की जो समस्या हुआ करती थी वह जो है घट गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किशोर गर्भधारण की दर जो है 7.9% से घटकर 6.8% हो गई है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं उनका जो इस्तेमाल है महिलाओं में बढ़ा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 53.4% महिलाओं जो कार्यरत नहीं है, जो कार्य में नहीं है, जो आपके जो कार्य में नहीं है, जो वर्क नहीं करती हैं, की तुलना में जो कार्यरत महिलाएं आपकी 66.3% महिलाएं हैं, उनके द्वारा गर्भ निरोधक पद्धति का जो है उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपकी कार्यरत महिलाएं हैं, जो ऑफिस में वर्क करती हैं, उनके द्वारा जो है गर्भ निरोधक गोलियों का, गर्भ निरोधक जो आपके मेथड होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जो उनके सिवाय जो कार्य नहीं करती हैं, जो
वर्क नहीं करती हैं, महिलाएं जो ऑफिस वगैरह में कार्य नहीं करती हैं, उनमें जो है देखने को मिला है कि वे गर्भ निरोधक मेथड का, गर्भ निरोधक उपायों का कम इस्तेमाल करती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ओवरऑल आप याद कर लीजिएगा, गर्भ निरोधक गोलियों का, गर्भ निरोधक मेथड का, गर्भ निरोधक पद्धति का जो इस्तेमाल है ओवरऑल बढ़ा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बढ़ा है? तो ऐसी महिलाएं जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, उनमें जो है गर्भ निरोधक जो तरीके हैं बढ़े हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। उन समुदायों और क्षेत्रों में गर्भ निरोधक का उपयोग अधिक बढ़ रहा है जिन समुदाय में अधिक सामाजिक आर्थिक प्रगति देखी गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेटा जो भी बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आपकी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और 5 की जो रिपोर्ट थी, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।